He represent what true generation leadership look like. Welcome to the show, Mr. प्रशांत मोहता। आज हम समझना चाहेंगे इस जनरेशन के बेसिक साइंस क्या है। आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी इन्फॉर्म्ड है, काफ़ी नॉलेजेबल है और काफ़ी इक्विप्ड है। तो प्रशांत जी, हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग आज वही 100 साल पुराना पैटर्न तो आप काफ़ी चेंज हो चुका है, उसी पैटर्न को आप कंटिन्यू कैसे करोगे? मतलब कई लोगों का ये रहता है कि मैं अगर बिजनेस में आया तो मेरे लिए कुछ नया होना चाहिए या मैं उसको कुछ और तरीके से आगे लेके जाऊँ, तो उसमें आपका क्या व्यू है? इसमें फैमिली को अपने आप में रोल डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि लेगेसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हमें जो रूट्स हैं उसे तो चेंज करना नहीं है। तो ये जो चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी कि हमें आने वाले 21st सेंचुरी में करने की जरूरत है। कुछ ऐसे टफ डिसीजन होंगे जिससे आपके कंपनी में रेजिस्टेंस इशू आया होगा? बहुत कुछ हुआ। एक एग्जांपल तो मैं सबको बोलूंगा, आज कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने जाता होगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में स्क्रैप तो लोग अपने कंप्यूटर में नहीं डालते। क्या स्क्रैप जनरेट हुआ नहीं डालते, लेकिन हमने हमारे कंपनी में क्या स्क्रैप जनरेट होता है वो भी हमने कंप्यूटर में एंटर किया। आपने जितना भी अभी चीजें बताया, ये लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कई बार तो फैमिली से भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। आपके हिसाब से ट्रू लीडरशिप अर्न करने के लिए फैमिली सेटअप में क्या करना चाहिए? जब बच्चा पढ़ के आता है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारा इंटरेक्शन उससे हो रहा होता है। एज ए पेरेंट हमने उसे बचपन से ग्रूम किया रहता है कि अभी जनरेशन अगर काम में आती है ना तो हमारी उम्मीदें बहुत होती है। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। अनफेयर एडवांटेज नहीं लगता है आपको कि हमारे बिजनेस में अनफेयर एडवांटेज है? यहाँ सचिन माइंडसेट का फर्क आ रहा है। कुछ कहानियां सिर्फ बिजनेस नहीं होती है, वो विरासत होती है, जिम्मेदारी होती है और विजन का इवोल्यूशन होता है। आज हमारे गेस्ट एक ऐसे इंडस्ट्रियल लीडर है जिन्होंने 100 साल पुराने फैमिली बिजनेस को सिर्फ संभाला नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्म किया है। फ्रॉम ए legacy rooted in over 125 years of textile excellence to build a globally exporting technology driven entrepreneur, he represents what true generation leadership look like. As a managing director of Gematex Industry, a fully integrated textile powerhouse from ginning to garmenting, and now the president of Vidarbha Industrial Association, he is shaping not just a company but the entire Vidarbha industrial future. He is 6th generation entrepreneur who turn a traditional setup into a lean IT-driven global competitive business, scaling massive across India and export. Ladies and gentlemen, this is not just a conversation. This is a masterclass on generational business leadership and legacy transformation. Welcome to the show, Mr. प्रशांत मोहता। थैंक यू वेरी मच सचिन। प्रशांत जी, आपसे एक ऐसा जनरेशन आप को रिप्रेजेंट करते हैं आप, जो इनहेरेंट भी है और रीइन्वेंट भी है। आज हम समझना चाहेंगे इस जनरेशन के बेसिक साइंस क्या है। आज की जो जनरेशन है वो काफी एजुकेटेड है, काफी इन्फॉर्म्ड है, काफी नॉलेजेबल है और काफी इक्विप्ड है। यदि हम ये कहें कि पहले हमें जानकारी किताबों से मिलती थी, हमारे गुरु से मिलती थी, हमारे पिताजी और हमारे फैमिली से मिलती थी, लेकिन आज वो जो स्कोप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब हमारे पास हमारा मोबाइल, हमारा इंटरनेट, और ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़े सोर्स ऑफ नॉलेज हो चुके हैं। और इस सोर्स ऑफ नॉलेज ने इस नई जनरेशन को काफी इंडिपेंडेंट बना दिया है। दे आर नो मोर डिपेंडेंट ओनली ऑन देयर एल्डर्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज टू देयर फॉर देयर लर्निंग्स। इसी कारण आज की जो जनरेशन है वो मैं बोलूंगा वो काफी बेधड़क है, काफी एग्रेसिव है एंड डेफिनेटली थोड़ी लेस पेशेंट भी है उसी कारण से, बिकॉज दे एक्सपेक्ट रिजल्ट, बिकॉज दे हियर ऑल्सो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि उनके कोई दोस्त कोई सक्सेस अचीव कर चुके हैं, तो जो इंफॉर्मेशन फ्लो भी उन पर ज्यादा पहुंच रही है, इसलिए ज्यादा तत्पर भी है। तो बहुत ही मतलब अच्छा भी है और नेगेटिव भी है अभी आज की जनरेशन की जो सिचुएशन है वो। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जब आपके 100 साल पुराने बिजनेस में एंटर किया आपने, तो सबसे पहला क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा? मतलब आपको लीगेसी को रिस्पेक्ट करना रहा या चैलेंज लीगेसी करना रहा? बेसिकली आपने अपने पुराने काम को कंटिन्यू करना, उसी पैटर्न में करना चाहा या उसको चैलेंज करके कुछ और डेवलप करना चाहे? देखिए, कोई भी नए बिजनेसमैन के लिए भी मेरा एक सजेशन हमेशा रहेगा, जो लेगेसी चल रही है उसको चैलेंज करने के लिए हम कभी हमारे बिजनेस में उतरना भी नहीं चाहिए। बिकॉज लेगेसी बनी इसीलिए क्योंकि वो कुछ राइट करती आई है, तो उसे हमें डिस्टर्ब बिना किए
हम उसे यदि उसमें इंप्रूवमेंट जो लाना है उसे स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशनल वे में यदि लाना है तो स्टेप बाय स्टेप तरीके से लाना है, तभी हम उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं और उस लेगेसी को भी का जो बेनिफिट है या जो उसका जो एडवांटेज है वो भी लेते हुए हम जो चेंज लाना चाहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप ही लाया हुआ तरीके से ही किया जा सकता है। इवन मेरे लिए जब मैं आया था तो मेरे लिए चैलेंज 100 साल की हिस्ट्री तो थी, साथ ही साथ हमारी जो बिजनेस थी वो एक हिंगनघाट जैसे छोटे शहर में एस्टेब्लिश हुआ था और मार्केट पूरा आजकल बड़े शहरों में रहता है। तो हमें जो टैलेंट है, जो टैलेंट पूल है या इवन जो मार्केटिंग है हमारी प्रोडक्ट्स की वो पूरी बड़े शहरों में होती थी और इवन जो हमें क्वालिटी स्टाफ चाहिए वो भी थोड़े से स्कैर्स हो जाते थे बिकॉज छोटे शहर में रहने के कारण। बट हमारी जो लेगेसी थी, हमारा जो ब्रांड नेम था, हमारा जो हिस्ट्री थी, इट हेल्प्ड अस एंड डेफिनेटली जब मैं एंटर किया तो इस लेगेसी को बनाए रखते हुए जो मुझे छोटे छोटे फीडबैक्स मिलते थे और जो मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आगे आने वाले समय में हमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, वो स्टेप्स धीरे धीरे करते आए। तो प्रधान जी, हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग आज वही 100 साल पुराना पैटर्न तो आप काफी चेंज हो चुका है, उसी पैटर्न को आप कंटिन्यू कैसे करोगे? मतलब कई लोगों का ये रहता है कि मैं अगर बिजनेस में आया तो मेरे लिए कुछ नया होना चाहिए या मैं उसको कुछ और तरीके से आगे लेके जाऊं, तो उसमें आपका क्या व्यू है? इसमें फैमिली को अपने आप में रोल डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है। जैसा मैंने कहा कि लेगेसी की अपनी इंपॉर्टेंस है, तो हमें जो रूट्स हैं उसे तो चेंज करना नहीं है, हमें केवल टूल्स चेंज करने हैं। जो हम राइट करते आ रहे हैं उसको करने का माध्यम चेंज हुआ है। अभी जो नई जनरेशन आई है मे बी हम ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, कुछ नए प्रोडक्ट्स डेवलप करें, इनोवेशन की तरफ बढ़े, सस्टेनेबल के तरफ बढ़े। तो ये जो चीजें मैंने आइडेंटिफाई करी कि हमें आने वाले 21st सेंचुरी में करने की जरूरत है, इन चीजों के ऊपर मैं काम किया। एग्जाम्पल, मैं यदि सस्टेनेबिलिटी की बात करूं तो हमने सोलार जनरेशन और रीयूजिंग ऑफ वेस्ट एंड सो दैट हमारा एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो, हमारे ऑपरेशंस की कॉस्ट भी कम हो, उस पर फोकस किया। जहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात थी वहां पर हमने हाई एंड ईआरपी लगाया, अपने एप्स बनाए, एक कम्युनिकेशन सिस्टम सेट किया, इंटरनल ईमेल वगैरह सब सिस्टम सेट किया, ऑलमोस्ट कंप्यूटर सारे लोगों को दिया। एक समय में भी मेरे पापा आए थे 1982 में जब बिजनेस में, उन्होंने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था कंप्यूटर का 87 में, बट तब लिमिटेड किया था। बट जब 2005 में 4 में जब मैं एंटर किया, 2007 तक के मेरे एवरी कमर्शियल पर्सन हैड वन कंप्यूटर, वन पर्सन वन कंप्यूटर। इस तरीके का आईटी का सेटअप हमारा हो गया था बिकॉज नाउ द थिंग्स स्टार्टेड बिकमिंग वेरी मच ऑन आईटी ड्रिवन एंड एवरीबॉडी बिकेम अ पार्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। तो ये जो चेंजेस मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया, उसी तरह मैंने आपको बताया ऑपरेटिव एफिशिएंसी में जो इंप्रूवमेंट करना था उसके लिए जो टूल्स होते हैं, चाहे 5S हो, लीन मैनेजमेंट हो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो 5S का, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम हो, जिसमें हम अपने आप को और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर फोकस करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो फोकस करते हैं, वो सब चीजों के ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप काम करते रहे, तो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो इसी से ही यही क्वेश्चन से रिलेटेड आपने जो टेक लाया कि आपका इतना ट्रेडिशनल बिजनेस था ये, इसमें आपने टेक लाया आपने, तो जो भी उस समय आपने डिसीजन लिया होगा, कुछ ऐसे टफ डिसीजन होंगे जिससे आपके कंपनी में रेजिस्टेंट इशू आया होगा कि कंपनी में आपस में आपके डिसीजन को लेके मतभेद हुआ होगा, ऐसा कुछ तो हुआ ही होगा एकदम से अचानक से आपने जिस तरीके से टेक को लाया? बहुत कुछ हुआ। एक एग्जांपल तो मैं सबको बोलूंगा, आज कोई भी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने जाता होगा तो पहले सवाल फैक्ट्री में कई लोग बोलते होंगे, सर ये इन्फॉर्मेशन हमें कंप्यूटर में डालनी है क्या, ये भी डालना है क्या, ये भी डालना है क्या, ये सवाल हमेशा आता है कि क्या हम डालेंगे कि नहीं। तो इसलिए हमें माइंडसेट चेंज करने की जरूरत थी। हमने हमारे सिस्टम को, फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी सुधर चुकी थी। उस समय पहले का इनकम टैक्स का जमाना नहीं था जहां 100% और 50% टैक्स देना पड़ता था। गवर्नमेंट ने टैक्स की दरें भी इजी करी, जीएसटी भी इंप्लीमेंट किया 2017 में किया भले ही, लेकिन एक्साइज ड्यूटी वगैरह भी काफी स्ट्रीमलाइन हुई। तो ऐसे बिजनेस में भी जो ऐसे कई सारे कॉम्प्लिकेशन जो रहते थे वो उसे इजी करने के कारण इस प्रकार के जो सवाल आते थे कि क्या हम ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालना चाहेंगे क्या, उन चीजों पर मैंने एक अपने फैमिली से बात करके स्टैंड लिया कि वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वी शुड बी कलेक्टिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा ऑन द कंप्यूटर एंड अवॉइड टेकिंग ए हिच कि भाई ये कंप्यूटर में हमें डालना है क्या। इस टाइप का पहला हिच हमें डेफिनेटली आया कि क्या क्या डालना है। तो हमने डिसाइड किया ऑलमोस्ट छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर पर डालेंगे कि हमारा कौन सा, अब जैसे मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में स्क्रैप लोग अपने कंप्यूटर में नहीं डालते, क्या स्क्रैप जनरेट हुआ नहीं डालते हैं, लेकिन हमने हमारे कंपनी में क्या स्क्रैप जनरेट होता है वो भी हमने कंप्यूटर में एंटर किया और इस लेवल पे किया। आपको ताज्जुब होगा, स्टोर में जब कोई समझो 20 बियरिंग इशू होते थे तो पुराने 20 बियरिंग आपको पुराने को लाके देना पड़ता था।
और उसका स्टोर में जमा होता था स्क्रैप में, तभी उसको नया इशू मिलता था। पर यदि आप सोचोगे अभी पुराने जमाने में, आप क्या स्क्रैप सिस्टम में डालोगे? अपन तो स्क्रैप बेचते नहीं थे सिस्टम के थ्रू, तो अब हमने उसको सिस्टम में डालना शुरू किया। इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेटिव इन सिस्टम, हमने माइंडसेट को चेंज करने की एक एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह कंप्यूटर की बात करें तो पहला सवाल जब आता है कंप्यूटर में, अभी भी, अब तो इतना नहीं है, बट एक जमाने में तो ये था कि आप कंप्यूटर के ऊपर में कैसे एंट्री करोगे, इतना सारा इंफॉर्मेशन कौन डालेगा, और उसमें गलती होगी कौन उसको चेक करेगा, ये सब इस टाइप की जो चीजें थी ये हमारे इसमें भी आई। लेकिन हमने जिम्मेदारी दी एंट्री करने वाले को, वन एंट्री एट वन सोर्स, कोई भी इंफॉर्मेशन डबल नहीं होती थी। हमने इतना अच्छा ईआरपी सिस्टम बनाया कि एक बार यदि गेट के रिलेटेड एंट्री है तो गेट वाला डालेगा और जिम्मेदारी उसी की रहेगी, उसके ऊपर चेकिंग करने वाला उसका हेड रहेगा और ना कि कोई और डिपार्टमेंट। तो एक बार और वो क्रॉस एंट्री कहीं और नहीं होगी जिससे दो इंफॉर्मेशन जनरेट ना हो, रिकंसाइल करने की जरूरत ना हो। इस प्रकार के जब हमने किया कि एक एंट्री एक जगह होगी, एंट्री एट सोर्स, ऑटोमेटिकली गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आप सोर्स पे करते हो, सोर्स को पता होता है एग्जैक्टली क्या चीज वो एंटर कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए हम जब रिपेयर वर्क की बात करें, मशीन में कोई रिपेयर आता है तो अब वो रिपेयर पीसीबी का है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का है, या मशीन के ढांचे का है, फ्रेम का, ये एंट्री करते हैं हम लोग। रिपेयर मशीन, हमारे इसमें अकाउंटिंग होती थी पहले मशीन एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में एक्सपेंसेस, लेकिन हमने ईआरपी आने के बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑन इलेक्ट्रिकल पे हुआ कि मैकेनिकल रिलेटेड हुआ या सिविल रिलेटेड हुआ, इस लेवल की इंफॉर्मेशन तक गए कि पेंट पे हुआ। मतलब हमने इस टाइप की इंफॉर्मेशन जब रिकॉर्ड करना शुरू किया, हमारा एनालिसिस करने का तरीका और इंप्रूव हुआ कि क्या चीजों पे हम खर्च कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो डिसीजंस लेने पड़ते हैं और माइंडसेट बदलना पड़ता है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन आया। मुद्दा ये प्रशांत जी की ये माइंडसेट बदला कैसे, क्योंकि आपने जितना भी अभी चीजें बताया ये लोगों ने तुरंत एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। तो ये माइंडसेट अपने घर का या अपने एम्प्लॉइज का, जो अभी तक खाताबाई वाले सिस्टम में काम कर रहे थे, इतनी पुरानी कंपनी है आपकी, तो ये माइंडसेट को आपने चेंज किया कैसे? मतलब आप अचानक आप आए और ये बिजनेस में, और आपने अचानक से कंप्यूटर फ्लो कर दिया, सॉफ्टवेयर चेंज करा दिया, डिटेल इतनी डाल दिया, तो कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कई बार तो फैमिली से भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, लेकिन धीरे 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 उसको हमें स्टेप बाय स्टेप उसके इंप्रूवमेंट्स, उसके एडवांटेज समझाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वैसे ही हुआ, कई जगह पे मुझे मेरी फैमिली से भी रेजिस्टेंस आता था, नो डाउट स्टाफ से तो आता ही था, क्योंकि उनके भी काम बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ एंट्री ज्यादा करनी पड़ रही थी, डिटेलिंग ज्यादा करनी पड़ रही थी। बट मेन मुद्दा ये था कि हम क्या वो इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं और उसका हमें कुछ फायदा मिलेगा क्या। तो जब भी मैं कोई चीज करते जाता था तो पहले मैं उसका फायदा क्या मिलेगा वो समझाने की कोशिश करता था, चाहे अपने फैमिली को हो चाहे वो स्टाफ को हो। एक बार मैंने उन्हें फायदा समझाया, कुछ जगह पे वहां पे भी वो लोग फायदा समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका देखने का नजरिया और मेरा देखने का नजरिया अलग अलग रहता था। तो वो डिफरेंस के कारण फिर धीरे धीरे कंपटीशन क्रिएट किया कि देखो ये आदमी इतना अच्छे आईटी यूज कर रहा है, तो उसके लिए भी लोगों को लगने लगा यार मैं पीछे ना रह जाऊं, दूसरे लोग तो इतना आईटी यूज कर रहे हैं और उसका नाम हो रहा है। उस तरीके का एक कल्चर बनाया, एक कंपटीशन क्रिएट किया, और फिर ऐसा हमने सिस्टम लगाया जहां पर उसका इवैल्यूएशन जो होगा वो ऑन पैरामीटर्स होगा, ऑन सिस्टम के आए हुए रिपोर्ट्स पे ही होगा। तो उसको भी कंपलसरी हो गया कि उसको परफॉर्मेंस यदि दिखाना है तो सिस्टम में उसको हर चीज की एंट्री करनी पड़ेगी, तो उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन अब सिस्टम करने लग गया। तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस करने से जो रेजिस्टेंस था वो धीरे धीरे कम होता गया। डेफिनेटली ये धीरे धीरे ही हो सकता है, एक दिन की लड़ाई नहीं है ये सालों साल की लड़ाई है जिसमें कि सक्सेस मिलती है, सतत प्रयत्न करते रहना पड़ता है। जनरली आपके हिसाब से ट्रू लीडरशिप अर्न करने के लिए फैमिली सेटअप में क्या करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ा आपको माइंडसेट आपको बनाने की जरूरत है कि आपकी महत्वता ज्यादा है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की महत्वता ज्यादा है। हम ये समझने की जरूरत है कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ आवर बिजनेस, वी आर नॉट दी बिजनेस, वी आर द कस्टोडियन। हमें जिम्मेदारी मिली है ये बिजनेस को चलाने की, हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने की। हम यदि अपने आप का इंपॉर्टेंस बढ़ा देंगे तो बिजनेस का इंपॉर्टेंस हम कम कर देंगे और हम डिसीजन हमारे ईगो को लेकर लेने लग जाएंगे रादर देन बिजनेस के नेसेसिटी के हिसाब से। तो जब भी एक जनरेशनल बिजनेस चलाना हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेपरेट यू एज एन इंडिविजुअल from the organization and make sure that you are working for the interest of the organization rather than your own ego or your own kicks or your own passion where you believe that your importance or your monetization becomes more vital. प्रशांत भाई, प्रशांत जी इसी मैटर पे नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस देना तो बहुत इजी है। मेरे को लगता है कि हम ये जो फैमिली सेटअप में यही एक बेस्ट पार्ट है कि आपके जो बच्चे पढ़ के आते हैं आप उनको एज इट इज अपना बिजनेस
हैंड ओवर कर देते हैं। तो लेकिन ये वो बच्चे या वो लोग उसके लायक है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करेंगे और इसका फ्रेमवर्क क्या है? मतलब आगे आप अपने सक्सेसर को क्या क्या फ्रेमवर्क दोगे कि ये बिजनेस में आपको एंट्री करना है और इसको कैसे संभालना है? जब बच्चा पढ़ के आता है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हमारा इंटरेक्शन उससे हो रहा होता है। एज ए पेरेंट हमने उसे बचपन से ग्रूम किया रहता है। हम उसको जब वो पैदा होता है तब से लेके वो 21-22 साल जब वो या 25 साल जब वो पढ़ के आता है, हमें पता रहता है कि उसकी मानसिकता क्या है, उसके प्लस पॉइंट्स क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, वो किस जगह सक्सीड हो सकता है, किस जगह वो फेल हो सकता है, उसके गैप्स क्या है, उसे किस प्रकार की हैंड होल्डिंग की जरूरत है, वो हमें एज ए गुड पेरेंट मालूम होना चाहिए। एक बार यदि हमें ये मालूम रहे कि हमारे बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है और वो क्या चीज कर सकता है, उसी मुताबिक हमें उसे ग्रूम करने की जरूरत है। कोई भी जब कोई बच्चा आएगा और हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने उसे पढ़ा दिया तो वो आके चैंपियन बन जाएगा, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि चैलेंजेस बिजनेस के अपने आप में सीख के मिलते हैं। मैं भी जब शुरू में आया था बहुत गलतियां किया, और मेरा मानना है कि मेरे बच्चे या कोई भी किसी के भी बच्चे आएंगे तो गलतियां करके ही सीखेंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट टीचेस यू। एंड एक्चुअली बिजनेस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बिकॉज अदरवाइज हर चीज थियरी में हम पढ़ते हैं, प्रैक्टिकलिटी हमें तभी पता चलती है जब हम खुद करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मेरा ये प्लान है, जो अभी मेरे साथ तो स्टेज आई नहीं है, अभी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कि मैं उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दूंगा, समझूंगा कि वो लोग जो मेरा एक माइंडसेट है कि उनके प्रति कि वो क्या जगह सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो वहां सक्सेसफुल होते दिखेंगे, तो धीरे धीरे उन्हें चैलेंजेस बढ़ाने की कोशिश करेंगे सो दैट एंड फिर उनका इवैल्यूएशन कर पाएंगे। और जहां वो निपुण होंगे वहां उन्हें फुल स्कोप डेफिनेटली दिया जाएगा। जहां उनकी कमी रहेगी, वहां जहां मैं उन्हें सप्लीमेंट कर सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, फर्दर उन्हें होन कर सकता हूं, उस पर फोकस करूंगा। एंड डेफिनेटली मेंटरिंग एक बहुत बड़ा काम होता है एज ए पेरेंट। और यदि वो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं एज ए न्यू जनरेशन, तो दे हैव टू बी मेंटर्ड एंड हैंडल्ड प्रॉपरली सो दैट वो जो गैप्स है, जो कमियां हैं, वो इनके कारण ना हो। और यदि फिर भी रह जाती है और अपन नहीं खुद कर पा रहे हैं, तो देन वी नीड सम आउटसाइड हेल्प। वी कैन हैव प्रोफेशनल्स हु कैन असिस्ट देम, हु कैन गाइड देम एंड मेक श्योर कि बिजनेस का इंटरेस्ट बना रहे रादर देन इंडिविजुअल का वैल्यू की जाए कि नहीं ये आया कैसे मेरा बेटा रोल हेड नहीं रहेगा, वो टाइप का माइंडसेट नहीं रखते हुए, यदि उसकी कुछ कमियां हैं उसको ध्यान रखते हुए उसी चीज पे गौर करना चाहिए कि जहां वो फोकस कर सकता है उसी पे उसको दिया जाए। बिकॉज ओनर इज ए सेपरेट एंटिटी एंड ड्राइविंग ऑफ बिजनेस या सीईओ या एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस इज ए सेपरेट वर्क। तो अब ये जैसे नई जनरेशन आ रही है और हमारे ऑडियंस में भी कई लोग हैं जो अभी अभी बिजनेस में एंट्री किए हैं, तो इन लोग को आप इनका पाथवे कैसा बताएंगे कि भैया आज आपने पढ़ाई करके आया है तो आपको स्टार्ट कहाँ से लेना है? आपने कैसा स्टार्ट लिया था अपने बिजनेस में कि आप डायरेक्ट आए और लीडरशिप के चेयर पे बैठ गए? वो तो आपने किया नहीं होगा। तो हम इनको क्या गाइड दें या क्या पाथवे दें कि ये लोग उस तरीके से आए, या इनके पेरेंट्स को क्या गाइड करें कि ये उस चेन में चले कि जैसे हम लोग चलते आए हैं? देखिए मेरे साथ भी वही हुआ और मेरे को लगता है आने वाले समय में ये एक चीज है जो चेंज नहीं होगी। हर पेरेंट, इन आपके भी साथ हुआ होगा, इनके साथ भी, सभी के साथ हुआ होगा, और आने वाले समय में भी यही होगा कि पेरेंट है या जो पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली है जिसको बोलते हैं, वो अपने नई जनरेशन को ग्रूमिंग के लिए अलग अलग अपने डिपार्टमेंट्स पे भेज के उसको एक्सपोजर देंगे। पहले उसे सिखाएंगे कि क्या हो रहा है, एज इज सिचुएशन क्या है, जिसको बोलते हैं एज इज, आज क्या चल रहा है, ये समझना जरूरी है। वो समझने के बाद ही हम उसको बोल सकते हैं कि हमें टू बी क्या चाहिए, व्हाट इज द न्यू थिंग दैट ही वांट्स टू डू, एंड वो भी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ने देना पड़ेगा। वी कैन नॉट गिव हिम फ्री हैंड कि हम एक साथ सब चीजें चेंज करें। जो एरिया में वो अपना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए, जहां पर अपने को लगता है कि वो निपुण है और उसमें वो कैलिबर है, वो एरिया में आप उसको मौका दो, उसको परफॉर्म करने दो। उसकी गलतियां हैं तो उससे भी सीखने दो, उसको थोड़ा स्पेस भी दो उसको काम करने के लिए, सो दैट ही डजंट फील कि मेरे पास एक रोड ब्लॉक है जो कि मैं ओपन से काम नहीं कर पा रहा हूँ। वो उसे भी फील हो गया तो उसे लगेगा कि यहाँ और एक लीडर है और यहाँ मेरे को मेरे डिसीजंस नहीं चलते, किसी और के डिसीजंस चलते हैं। वो भी फीलिंग उसको ना आते हुए उसे ये भी लगे कि यस देयर इज समबडी वाचिंग बट देयर इज स्पेस फॉर यू टू मेक अ डिसीजन and to proceed, and definitely we have to make sure that we mitigate the risk to an extent where the loss to the organization is not major। हम छोटे एरिया देवें, समझे उसको और उसको समझाएं कि भाई देख ये तेरे गोल्स है, तुमने ये टारगेट लिया, ये तुमने गोल बनाया, अब इस गोल की तरफ काम करो। यदि तुम अचीव कर पाए तो तुम सक्सेस हुए, नहीं कर पाए तो तुम्हारी कमियां क्या रही उसको समझो, और अगले बार तुम फिर एक थोड़ा और गोल दो उसे, फिर देखो कि वो सक्सीड हो पा रहा है क्या, अदरवाइज उसे बताओ। इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप करके ही उसे लेना होगा, एंड तभी हम उसको प्रॉपरली अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट कर पाएंगे विदाउट एनी रिस्क ऑफ लॉसेस।
कई बार क्या होता है ना प्रशांत जी, माँ बाप या बिजनेस के जो मेन होते हैं वो नए बच्चों को ना काम देने में थोड़ा डरते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं मतलब कुछ गलत गलत ना कर दे, मेरा ऑलरेडी इतना बड़ा काम चल रहा है तो मैं इसको लाके कोई और मेरा गलत डिसीजन ना हो जाए। तो ये माइंडसेट हम उन पेरेंट्स का कैसे चेंज करें? ये बच्चे आएंगे काम में तो कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस होगा, तो ये माइंडसेट उन पेरेंट्स के लिए क्या दिया जाए कि किस तरीके से काम में लाए? कई कई फैमिलियों में ऐसा है कि एक जनरेशन तो बहुत काम कर चुकी है, सेकंड जनरेशन काम कर चुकी है, जब अब थर्ड जनरेशन आ रही है वो मे बी या हम उनको काम नहीं दे पा रहे हैं या वो काम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो माइंडसेट को हम कैसे चेंज करें? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ग्रूमिंग वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर को करना पड़ेगा। उस पेरेंट को हमें ग्रूमिंग करने की जरूरत है, उसे बताना पड़ेगा कि आप भी एक लिमिटेड लाइफ लेके आए हो, आपका भी अंत आएगा, और जब आपका अंत आएगा तब आपका नई जनरेशन जो है वो बिजनेस को आगे लेके जाने वाली है, तो उसे वो काम करने का मौका देना पड़ेगा। और एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हम उन्हें समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप, नो डाउट आपने ही पूरा बनाया, आपने बहुत मेहनत से किया है, और यदि आप आगे वाले को अभी नहीं, अपने प्रेजेंस में नहीं ग्रूम करोगे या उसको नहीं स्पेस दोगे, तो आपके जाने के बाद क्या होगा, वो आप, उसकी रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये समझ हमें पेरेंट में डालने की जरूरत है, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर में डालने की जरूरत है, क्योंकि इट इज देम हु विल डिसाइड कि जो थर्ड जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन क्या है, इतने टफ पीरियड से गुजरती है, तो सेकंड जनरेशन तो जनरली टफ दौर से ही आई हुई रहती है, तो जनरली उन्हें पता रहता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीना है और हमें कॉम्पिटिटिव हमें मैनेज करना है, एंड दे आर मच मोर अडेप्टेबल ऑल्सो। बट थर्ड जनरेशन यदि सक्सेसफुल हो जाती है फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड जनरेशन को वो जो गोल्डन स्पून ना मिले और वो प्रॉपर उस तरीके से आ पाए, इसकी जिम्मेदारी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की है और सेकंड की है। और उस जगह पे हमें ये उन्हें जरूर याद दिलाना पड़ेगा कि ये आपका सपूत है, आपका ही बेटा है, हो सकता है गलतियां करे, हो सकता है आप जितना निपुण ना भी हो, बट अल्टीमेटली उसी ने आगे टॉर्च कैरी करनी है लाइफ, फैमिली की लेगेसी की, और बेहतर होगा कि आप उसको अपने सामने तैयार करें, रेदर देन पूरे अभी आप ही डिसीजन लेते रहेंगे और वो उसको दूर कर दोगे, तो आपके बिजनेस भी कैरी करना में मुश्किल जाएगा, और वो भी आपको आगे जाकर जो गलतियां करेगा वो ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो इसमें बहुत बड़ा रोल ग्रूमिंग का फर्स्ट जनरेशन वालों का, रहता देन नए बच्चों का। नए बच्चों को डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशन के मामले में क्लैरिटी करनी चाहिए कि भाई आते ही तुम्हें सीधा गद्दी पे बैठने मिलेगा या डिसीजन लेने मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है, तुम्हें समझना है कि एक एक रोल तुम्हें मिलेगा, एक एक जगह सक्सेस दिखानी पड़ेगी, तभी तुम्हारी स्कोप बढ़ेगा, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग का तुम्हारा दायरा बढ़ेगा। ये सब ऐसे दोनों जगह पे होगा, लेकिन ज्यादा बड़ा रोल मेरा मानना है कि जो एज ए पेरेंट है उनका होता है कि वो जगह छोड़ें। और ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, जो आप कह रहे हो ना, हम अपने आप को छोड़ नहीं पाते, हम डेलीगेट नहीं कर पाते कि ये काम मैं आज तक करते रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा वो बराबर, और उस डर के कारण हम उसको तैयार नहीं होने देते हैं। और मैंने कई पेरेंट्स ऐसे, कई बच्चे देखे हैं who have lost their father at a very young age and they have done wonders, and one reason why they have succeeded was because they had an open area to play with, they had absolute freedom to make decisions, they had the full courage and confidence कि now जब उन्होंने जो किया है उसको उन्हें संभालना है। ये जब एक करेज आ जाता है और एक हिम्मत आ जाती है कि मैंने संभाला है दो जगह और मेरे साथ कोई नहीं है, तो ज्यादा जिम्मेदारी से भी करता है, ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करता है और अपनी गलतियों पे भी ध्यान रखता है। तो ये चीज जो फीलिंग है हमारे रहते रहते भी यदि हम उसको करा सके, ये फील दे सके कि भाई तेरे को वो अपने अंदर डेवलप करना है नई जनरेशन को, आई थिंक दैट इज अ फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और या जनरेशनल डेवलपमेंट। बेसिकली आपका बोलना है कि अभी जनरेशन अगर काम में आती है ना तो हमारी उम्मीदें बहुत होती है, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा जब आप काम में आए होंगे, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन आपसे ज्यादा होगी, फैमिली की उम्मीद आपसे ज्यादा होगी, तो इन पूरे इसमें कुछ ना कुछ आपसे गलतियां हुई होगी। ऐसी कौन सी गलती है जो आपसे हुई और उससे आपने क्या सीखा या क्या शेप लाया उससे अपने काम में? देखिए, गलतियां तो बहुत होती है डेफिनेटली, और आप रोज इतने डिसीजंस लेते हो काम में भी जब हम करते हैं। यदि गलती की हम बात करेंगे तो हमारे पास, मेरे पर्सनल लेवल पे भी मैं बात करूं तो मेरे लिए एक जो गलती थी कि मैं अपने आप को, मेरा दायरा जो है, मैं थोड़ा सेल्स में कम फोकस कर पाया। जब मुझे स्कोप था, क्योंकि मेरे पापा सेल्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते थे, तो मैं अपने आप को उतना सेल्स में तैयार नहीं कर पाया जितना मैंने अपने आप को करना चाहिए था, कि ये सोच के कि भाई अभी कोई कर रहा है,
तो उसमें मेरा, मैं कहूंगा कि मेरे पापा का भी रोल था कि शायद वो मुझे उतनी स्पेस देते तो मैं भी शायद वो एरिया में डेवलप हो पाता, लेकिन मैं उस मामले में थोड़ा कमजोर रहा, ऐसा मेरे को हमेशा लगता है। और उस कारण से आज मेरे को जो इंटरेस्ट ऑपरेशन में, प्लांट में, उस लेवल पे जो आता है, उतना मैं उस एरिया में नहीं फोकस कर पाता हूं, या उतना मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं कहूंगा। तो ये तो एक मेरी बात हो गई। लेकिन जनरल यदि हम बात करें तो जब हम घुसते हैं, इस टाइप के चैलेंजेस सभी को आएंगे, और मतलब हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कमियां क्या है। और जब वो फीडबैक, जैसे आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, तो जब वो अब आप सेल से स्टार्ट करते हो कोई भी चीज, तो आपको रियल कस्टमर के लेवल पे मालूम पड़ता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कमियां क्या है। क्योंकि मैंने टेक्निकल साइड से स्टार्ट किया, तो थोड़ी सी मेरे को वो प्रॉपर उतना फीडबैक नहीं आ पाया जो आना चाहिए। इसलिए मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि सेल्स एक सबसे हाई प्रायोरिटी एरिया होने चाहिए किसी की भी घुसने के लिए, बिजनेस में भी। नो डाउट आप टेक्निकल से भले ही स्टार्ट कर लो, बट आपने बहुत शुरू में ही सेल्स पे फोकस किया, तो आपको किस जगह पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कमियां हैं और क्या क्या चीजों को आपको प्लग करना है और खत्म करना है, वो जल्दी ज्ञात आ जाता है और राइट डायरेक्शन में आ जाता है। तो यही बात पे प्रशांत जी, कई बच्चे ना ऐसा हो रहा है कि हम अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के कुछ अपना ही नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एरा भी ऐसी चल रहा है कि हर नया बंदा अपना फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर रहा है, वो एक अलग अलग से काम कर रहा है। उसमें आपका क्या थॉट है कि फैमिली बिजनेस, इससे फैमिली ग्रो होगी या कम काम होगा इसमें? सचिन, मेरा ये मानना है कि आज जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो चल रहा है, उसके कारण हम लोग है ना इतने जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं दूसरी चीजों से, और जिसके कारण हम इस प्रकार के डिसीजन ले लेते हैं जहां पर नॉन मीनिंगलेस डिसीजंस भी, मतलब जिसमें हमें मतलब नुकसान हो जाए, ऐसे डिसीजंस भी लेने में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज किसी और को देख के हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत जरूरी है कि हमें हमारे बिजनेस को यदि सक्सेसफुल बनाना है और आगे लॉन्ग टर्म बनाना है, लेगेसी क्रिएट कंटिन्यू करना है या क्रिएट करना है, तो हमारा फोकस नहीं हटना चाहिए। यदि कोई नया बिजनेस आपके बिजनेस में वैल्यू ऐड कर रहा है, या उसके अंदर कुछ ना कुछ, जब भी आप कोई नया कुछ काम करो तो आपकी या तो मार्केटिंग एक्सपर्टीज होनी चाहिए, या रॉ मटेरियल में कुछ आपकी कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा होनी चाहिए, कुछ आपको प्लस होना चाहिए कि आप बगल वाले से आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो, आपका फ्रेट कॉस्ट कम हो, या आपकी टेक्नोलॉजी कुछ यूनिक हो। यदि आप ऐसा कुछ यूनिकनेस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो और एक काम बढ़ा रहे हो, वो भी एकदम अपने काम से अलग हटके, अपने फोकस को डाइवर्ट करके, जहां आपके बिजनेस को फोकस की जरूरत है, वो भी आप कर सकते हो। जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक नया एकदम अलग एरिया खोलो, बिल्कुल मंजूर है। कब? लेकिन जब आपके पास इनफ हैंड्स है। कई बार परिवार में होता है 4 जन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वहां और फोकस लाने की जरूरत ही नहीं है, रेदर और डिस्टर्बेंस होगा यदि 4 जन कर रहे हैं 5वें घुसने से। तो फिर आप इस टाइप की चीजें करो तो आप रिस्क ले सकते हो। बट यदि आपका 100 करोड़ का बिजनेस चल रहा है, आप 10 करोड़ का काम करो, तो आप मैंने पैर उतने ही फैलाओ जितना कि आपका चादर हो, उस लेवल तक आप काम करो, समझ में आता है जहां पर आप कर सकते हो। बट यदि आपके बिजनेस में ये गैप है, आज ही जरूरत पड़ रही है, पिताजी को कब लग रही है कि एक और एक्सपर्टीज चाहिए अपने काम में और इंप्रूवमेंट लाना है, और उसको छोड़ के आप नया करने जा रहे हो जस्ट दिखाने के लिए कि देखो मेरे दोस्तों ने वो किया है, उन्होंने सक्सेस पाया है, मैं क्यों नहीं उसमें जा रहा हूं, वो मैं अवॉइड करने का हिदायत दूंगा और सजेस्ट करूंगा कि ऐसे हमें नहीं लेना चाहिए। हमें हमारे बिजनेस को समझ के और हमारी खुद की कैपेबिलिटी को समझ के और हमारे पास स्कोप कितना है दूसरी चीज करने का, उसके हिसाब से हमारा ये डिसीजन लेना चाहिए कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। जैसे आपने अभी बोला कि जितने चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, तो अभी ये स्टार्टअप का एरा चल रहा है, इसलिए वीसी फंडिंग बहुत होने लग गई है, नए स्टार्टअप के लिए वीसी फंडिंग होती है। तो आपको क्या लगता है कि फैमिली बिजनेस में स्टिल है अनफेयर एडवांटेज कि हम फैमिली बिजनेस में ये वीसी फंडिंग और ये सब कल्चर हमारे में है नहीं, तो ये एक अनफेयर एडवांटेज नहीं लगता है आपको कि हमारे बिजनेस में ये अनफेयर एडवांटेज है? देखिए, वीसी फंडिंग जहां मिलती है, एक तो क्या है, अगेन जैसा मैंने कहा, इट्स एन एक्सटर्नल वैलिडेशन। आज मुझे खुशी किस बात की होनी चाहिए कि मुझे वीसी फंडिंग मिली है, मैं ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूँ। यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट्स भी हैं, आई एम गेटिंग गुड रिटर्न ऑन माय कैपिटल एम्प्लॉयड, आई एम गेटिंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, सब ये सब यदि मेरा अच्छा है और फिर भी मैं वीसी फंडिंग ले रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर ए एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब एक्सटर्नल वैलिडेशन का देखिए, हो सकता है किसी को किक मिलता हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑल्सो। यदि आप इंटरनली खुश हो, आपके बनाए हुए गोल्स आप अचीव कर रहे हो, आपके बनाए हुए टारगेट्स आप अचीव कर रहे हो, और यदि आप अपना इक्विटी दे रहे हो, क्योंकि आप जब वीसी फंडिंग ले रहे हो तो यार गिविंग योर इक्विटी, तो आप वो करके एक अपने डिसीजन मेकिंग में कॉम्प्लेक्सिटी ला रहे हो, एक अलग व्यू लेके आ रहे हो, आपके बिजनेस में कॉम्प्लेक्सिटी ला रहे हो, प्लस आप अपना गेन्स जो आ रहे हैं वो किसी के साथ शेयर कर रहे हो। यदि वो आपको वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है तो इट्स ए रॉन्ग एरिया टू गो।
हाँ, बट यदि आपका वीसी नॉलेज लेके आ रहा है, एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, तो डेफिनेटली आपको एग्जांपल के लिए जैसे हल्दीराम की भी बात करें, हल्दीराम अपने आप में एक बहुत एस्टेब्लिश बिजनेस है, लेकिन अभी उनके ब्लैकस्टोन ने से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाया दो चीजों के लिए। एक एक्सटर्नल वैलिडेशन कि भाई हमारा वैल्यूएशन क्या है, हम वो खुद जानना चाहते थे। दूसरा, उन्हें फॉरेन मार्केट में अपने आप को पहुंचना है, उनकी एक्सपर्टीज डोमेस्टिक मार्केट में है। अब हाउ टू रीच फॉरेन मार्केट, हाउ टू लिवरेज द ब्रांड, तो उन्होंने ब्लैकस्टोन को यूज किया और इसकी ये यूज किया कि भाई उनसे जब हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, उनकी एक्सपर्टीज मिलेगी, तो उसका फायदा होता है। तो वन हैज टू डिसाइड कि आप वीसी फंडिंग क्यों ला रहे हो, आप केवल दिखावे के लिए ला रहे हो या एक्चुअल वैल्यू एडिशन के लिए ला रहे हो। दैट इज व्हाट द डिसीजन यू हैव टू टेक। एंड डेफिनेटली आप अपनी इक्विटी क्या वैल्यू पे दे रहे हो, क्या उसका नुकसान होगा, उसका स्टडी करके यदि आप दो और आपको लगता है कि इफ देयर इज वैल्यू इन इट, तो यू शुड गो अहेड विद इट। बट रही बात फैमिली बिजनेस की जो आप बात कर रहे हो कि आर वी ऑन ए लूजिंग पेडेस्टल रिगार्डिंग दिस, ये भी आपका एक प्रश्न था, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हल्दीराम का एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फैमिली बिजनेस किया उन्होंने वीसी फंडिंग। सो इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंट। यदि कोई करना चाहे तो कर सकता है। अब वीसी लोग डेफिनेटली वही बिजनेस में देंगे जहां पे उन्हें वैल्यू मिलेगी। आपने यदि अपने बिजनेस को उतना ट्रस्टवर्दी, उतना अच्छा बनाया है कि उनको वैल्यू दिखे और उनको लगता है पोटेंशियल है आप में ग्रो करने के लिए, तो फैमिली बिजनेस में भी पूरे इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। ऐसा नहीं कि आईटी में ही आते हैं, ऐसा नहीं कि न्यू जनरेशन बिजनेस में ही आते हैं। ये एग्जांपल के अलावा कई ऐसे बिजनेसेस के एग्जांपल है जहां पे बड़ी बड़ी वीसी फंडिंग मिली है। जैसे टेक्सटाइल में भी मैं एग्जांपल दूं तो गारमेंट का जो बिजनेस था गोकुल दास का, उसमें वीसी फंडिंग आई थी। तो आप अगेन डिपेंड करता है कि आप उसको मार्केट आप चाहते हो कि नहीं अपने अंदर लेना, और उसमें वैल्यू लेके आते हो कि नहीं, और कितना आप उसकी कोशिश करते हो। आप सही कॉन्ट्रैक्ट बना के उसमें भी लिया जा सकता है वीसी फंडिंग। तो यही बात है ना, लेगेसी बिजनेस में फंडिंग लेने के लिए ना बहुत बहुत ही हिचकिचाहट होती है। जो मैं भी देखता हूँ, मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी ऐसा ही है कि फैमिली तो काम तो ग्रो कर, बैकअप द माइंड के घर वालों का बोलना है कि हमको ब्याज में पैसे नहीं लेना है, या हमको वीसी फंडिंग नहीं लेना है, या बाहर से पैसे नहीं उठाना है। तो ये बात को हम किस तरीके से ले कि ये हमको ग्रो करना है तो वीसी फंडिंग जरूरी है, नहीं करना है तो हम जो स्टेप में चल रहे हैं 1 2 3 4 वाले स्टेप में वही चलते रहे। तो हम घर में कन्विंस कैसे करें कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमको ये फंडिंग की जरूरत है या ब्याज की जरूरत है। यहाँ सचिन माइंडसेट का फर्क आ रहा है। यहाँ दो माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं। एक माइंडसेट है जो कह रहा है कि मैं रिस्क एवर्स हूं, मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं जो आज कर रहा हूं मैं सेटिस्फाइड हूं। एक माइंडसेट है सीनियर जनरेशन का। राइट। दूसरा माइंडसेट है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे फंड चाहिए, मुझे बड़ा प्रोजेक्ट डालना है, मुझे स्केल करना है अप। तो ये दो माइंडसेट का प्रॉब्लम है। तो अब जब तक आप लोग एक और दो माइंडसेट काम नहीं कर सकते, हम एग्जीक्यूशन के जरिया अलग अलग कर सकते हैं, अलग तरीके से एग्जीक्यूट करें, बट अल्टीमेटली हमारे गोल, एंड ये जो माइंडसेट है ना, ये आपके गोल के ऊपर बात कर रहा है कि व्हाट इज योर गोल। आपको गोल तो परिवार में एक बनाना पड़ेगा। या तो नई जनरेशन को ये एक्सेप्ट करना है कि मुझे ग्रोथ स्लो ही करना है एट आवर ओन, ये इस पे करना है विदाउट रिस्क, या फिर आपको बड़ी जनरेशन को ये बताना है कि भाई मुझे रिस्क लेना लग रहा है कि मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मुझे ग्रो करना है, मुझे बड़े लेवल पे जाना है। तो दोनों में से एक को कन्विंस होना है अल्टीमेटली, तभी हम इस टाइप के डिसीजंस ले पाएंगे। अदरवाइज आपको ये तो हमेशा समझना है कि जब तक आपके गोल्स एक नहीं रहेंगे, परिवार में आइडियाज जनरेट होनी चाहिए अलग अलग तरीके से, बट किस चीज के आइडियाज, नॉट द एंड गोल्स, द एग्जीक्यूशन आइडियाज। जो मैंने कहा, हम करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, बट एंड गोल हमारा एक होना चाहिए। तो हमें एंड गोल पहले एक लाना पड़ेगा, तभी इस टाइप के डिसीजंस फेयर वे में और करेक्ट तरीके से ले पाएंगे। आपने प्रशांत कंपनी को इतनी मल्टीपल जगह पे एक्सपांड किया, हर जगह पे आपने अपना बिजनेस सेटअप किया है, इंडिया के बाहर, इंडिया में। तो हमको बिजनेस को ग्रो करने के लिए माइंडसेट बदलना जरूरी है या सिस्टम बदलना जरूरी है? हम अपना माइंडसेट बदले, अपने दोस्त अपने साथ वालों का माइंडसेट बदले, या पूरा सिस्टम ही चेंज करें अगर हमको एक्सपांड करना है या स्केल करना है बिजनेस को? तो नहीं, मेरा ये मानना है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए माइंडसेट की तो जरूरत डेफिनेटली है, लेकिन बदलने की जरूरत आपको तभी है यदि कुछ कमियां हैं तो। जैसा मैंने कहा, आप जब बिजनेस में घुसते हो और सेल्स से स्टार्ट करते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट में कितने डेप्थ है, कितना पेनिट्रेशन आप नहीं कर पा रहे हो, कौन सा मार्केट आप पकड़ नहीं पा रहे हो, आपको स्कोप है कि नहीं एक्सपैंड करने का। आप ही का एग्जांपल लूं तो आपको मालूम है कि आप इंडिया में इतने लोग कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या प्राइस में कर रहे हैं, आप मिलते हो तो पता चलता है। आपका स्कोप है कि आप उससे बेटर डील लेके दे सकते हो कि नहीं, तो आपको पता चलता है कि आपको ग्रो करने का स्कोप है कि नहीं, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी है कि नहीं।
तो उसी तरह हमारे बिजनेस में भी जब हमने हमारे बिजनेस को सेटअप तो हमने एक ही जगह रखा है, आज भी हमने वो हमारा सेटअप नहीं अलग अलग जगह रखा, लेकिन हमने कस्टमर का बेस बढ़ाया है। एक्सपोर्ट हम 80 कंट्री में कर रहे हैं, तो हमने कस्टमर पे हम पहुंचे हैं। हमने ये देखा है कि वहां पे हमारा प्रोडक्ट राइट वैल्यू में मिल रहा है, कस्टमर को वैल्यू मिल रही है और हमको प्रॉफिट छूट रहा है। हमने वो एरिया में ग्रोथ करने की कोशिश की और डेफिनेटली क्योंकि हमने राइट सिस्टम सेट किए। जब हम ग्रो करते हैं ना, तो हमारे सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका यदि सिस्टम जगह पे नहीं है, तो आपके ग्रोथ के साथ आपके चैलेंजेस और नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सिस्टम्स पहले जगह पे रहें। व्हेन यू आर हैविंग द राइट सिस्टम, देन ओनली यू शुड स्केल अप। सो मेरा एक मानना है, स्केलिंग अप इज ओनली आफ्टर द राइट सिस्टम्स आर इन प्लेस। 2006 में जब मैंने ईआरपी इंप्लीमेंट किया, हमारा आईटी सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया कि अब मैं कितने भी स्पिंडल या कितने भी लूम्स या कितना भी प्रोसेस हाउस ऐड कर लूं, तो भी मेरे को आदमी बढ़ाने की जरूरत नहीं, मेरे को प्रोसेस को कुछ और चेंज करने की जरूरत नहीं। कितने भी मैं नए लोकेशन प्लांट के और डाल दूं, तो मुझे जरूरत नहीं, मेरी वही टीम और उतने में काम हो जाएगा। तो अब मेरे सिस्टम जगह पे आ गए। अब मैं यदि सेल्स बढ़ाता हूं, मैं नई प्लांट लगाता हूं, तो मुझे अब केवल ऑपरेशनल पार्ट देखना है, कमर्शियल पार्ट नहीं देखना है। मुझे अब मार्केट वायबिलिटी देखनी है और माल बेचना है। तो आपको पहले सिस्टम जगह पे लाने हैं और फिर आपको यदि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ आप पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है, तो नो हार्म इन ग्रोइंग अप। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी वर्ल्ड अभी एट द मोमेंट तो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा है। चैलेंजेस कैन बी वेरी डिफरेंट जो अभी हमने देखा था। आज से 2 साल पहले ये जमाना और दुनिया अलग डायरेक्शन में थी और 2 साल में बहुत ही बदलाव आ गया इस दुनिया में। तो सभी को पेशेंस दिखाने की जरूरत है, परसिवरेंस एंड फोकस। जैसे आप यदि परसिवरेंस, आपको पेशेंस दिखाने की जरूरत है, अब आपको उतने जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है वर्ल्ड। जिस लेवल पे कंपटीशन था, आज जमाना बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। वन विल हैव टू हैव परसिवरेंस। हमें अपना पेशेंस का लेवल बढ़ाने की जरूरत है। हमें रेदर देन एक्सटर्नल वैलिडेशन, इंटरनल माइंड को, ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाने की जरूरत है कि हम क्या चीज अचीव करना चाहते हैं और वो हम सही जा रहे हैं कि नहीं, रेदर देन गेटिंग वैलिडेटेड फ्रॉम आउटसाइड, हम खुद से डिसाइड करें। और मैं यही कहूंगा कि आप तभी आप अपना, क्योंकि आजकल हम जो सुन रहे हैं कि इमोशनल जो इम्पैक्ट आ रहा है नई जनरेशन पे, ये जो चैलेंजेस हो रहे हैं उसका, ये इसको अवॉइड करना चाहिए और आप फोकस और परसिवरेंस से अपने गोल्स को परस्यू करें। यही मेरी हिदायत रही। चलिए, आज की बात से एक चीज तो क्लियर है कि जनरेशनल बिजनेस सिर्फ विरासत नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्यूचर डिजाइन करने की। हमको अपने बिजनेस को कैसे डिजाइन करना है, वो लिगेसी ही उसको एक प्रॉम्प्ट देगी। तो प्रशांत मोहता जी की बातों से ये तो क्लियर है कि लिगेसी कैरी करना काफी नहीं है, उसको इवॉल्व करना, उसमें लीडरशिप जनरेट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अपने बिजनेस में आए और बैठ गए चेयर पे इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो बिजनेस आपको मिल तो सकता है, लेकिन विजन आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये बात आज प्रशांत भाई की बातों से हमको शॉर्ट समरी समझ में आई। तो ये पॉडकास्ट है ना, एक ब्लूप्रिंट है। तो मेरे को लगता है कि एक ब्लूप्रिंट है कि हमको किस पाथ में चलना है, आगे फ्यूचर कैसे डेवलप करना है, हमारी नई जनरेशन को कैसे सामने लाना है, काम को कैसे एक्सपांड करना है। ये हम प्रशांत भाई के आज जो शॉर्ट डिस्कशन था उसमें कुछ ना कुछ तो हमने ये सीखा है। तो फाइनली प्रशांत भाई, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय पॉडकास्ट रूट्स एंड विंग। दिस इज सचिन अग्रवाल, साइन ऑफ।